बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि अब जैसे हमारे पास फर्स्ट इसमें टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए और इस वाले सिंबल से। ठीक है, और इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। मतलब इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं या तो वो ए से बिलोंग करते हैं या वो बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ बी। इस सिंबल को हम ऑर्स पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, आप इसका यूनियन ले लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वो सब एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इन दोनों में पड़े हुए हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वो सेट्स आते हैं जो कि या तो ए को बिलोंग करते हैं एंड बिलोंग टू बी। इसमें वो सेट्स आते हैं जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। इस सिंबल को हम एंड कहते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन में अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें, 1 2 3 2 3 4 5 कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है? 2 3 2 3, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2 3। उसके बाद हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी देन सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि उन दोनों में ना कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। जैसे ए बी सी और ई एफ जी, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सेट्स डिसजॉइंट है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब उनके दरमियान कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, तो उसको हम कहते हैं कि वो ओवरलैपिंग सेट्स है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार और ए सी से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। मतलब यू में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दें। ठीक है, एक्स ए बार में वो एलिमेंट्स आते हैं जो यू के मतलब यूनिवर्सल सेट के हों। ठीक है, यहाँ पर यू से मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और एंड एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, यू में से ए को निकाल दें। अब इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। ए मेरे पास है 2 4 6 8। ए बार का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दो, मतलब यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं आते। 1 मैच नहीं हो रहा, लिख दें। 2 मैच हो रहा है, निकाल दें। 3 आ गया, 4 मैच हो रहा है, निकाल दें। 5 आ गया, 6 मैच हो रहा है, निकाल दें। 7 आ गया, 8 मैच हो रहा है, निकाल दें। 9 आ गया, उसके बाद 10 आ गया। ये हमारे पास आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिनोटेड बाय, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए बी का डिफरेंस फाइंड करना है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी ए माइनस बी से। तो ये वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में पड़े हों लेकिन बी में ना पड़े हों, मतलब ए में से बी को निकाल दें। ए माइनस बी का मतलब है एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी। बी के एलिमेंट्स नहीं आने, लेकिन बी माइनस ए का मतलब है बी के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन उसमें से ए के निकाल दें। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। उसके बाद आपके पास आ गई हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, फर्स्ट इसको जॉन वेन ने यूज़ किया था। वेन डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास ना ये एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है। ठीक है, ऐसे ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, और इसके अंदर रीजन्स बॉन्डेड बाय स्मॉल क्लोज्ड कर्व्स रिप्रेजेंट अदर सेट्स। और ये जो छोटी सी क्लोज्ड कर्व्स होती हैं इस तरह, ये क्लोज कर्व्स ये रिप्रेजेंट करती हैं किसी ए सेट को या बी को या सी को। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए जो होता है ना वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ए मैंने यू के अंदर बना दिया, इसके अंदर आप लाइंस लगा दें, इसका मतलब है ये सेट शामिल है। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, इसका मतलब है यू में से ए को निकाल दें, तो आप सारा हिस्सा शेड कर देंगे एक्सेप्ट ए के अलावा बाकी सारा हिस्सा इसमें शामिल है। अब हम वेन डायग्राम्स को ना समझने की कोशिश करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, पहली कैटेगरी है डिसजॉइंट सेट्स। अब देखें बच्चे, डिसजॉइंट सेट्स का सबसे पहले तो आपने ये रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक हो गया, उसमें आपने अब ये दो यू लिख लिया, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें डिसजॉइंट है, मतलब इनका इंटरसेक्शन 0 है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए आपने ए और बी को बनाया है अलहदा। अब ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, इसलिए हमने ए और बी दोनों को शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स का ये मतलब होता है कि ए और बी जो है ना उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, इस वजह से हमने ए और बी दोनों में देखिए हमने ओवरलैपिंग की है।
तो यूनियन का मतलब है सब कुछ इंक्लूड होगा, तो हम जी सारा कुछ शामिल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा केस है आपके पास कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, ऐसे ही आपने, मैं ये बना के दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बनानी आ जाए। ठीक है, अब ए बी का सबसेट है मतलब ए बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, बी, उसके अंदर आपने बना दिया ए। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी का सबसेट है। ठीक हो गया। अब हमने ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब है दोनों चीज़ें आएंगी, तो ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास कैटेगरी है कि बी सबसेट ऑफ ए है, यानी बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने इसके अंदर, ठीक है, बी को अंदर लिखना है और ए को बाहर। ठीक है, और शेड आपने सब कुछ कर देना जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हमारे पास पहली कैटेगरी आ गई है ए डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट का मतलब था ए और बी सेपरेट सेपरेट है, इंटरसेक्शन इनका ज़ीरो है। ठीक है, तो कुछ भी शेड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेपरेट चीज़ों को डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग की कैटेगरी। अब देखें, ओवरलैपिंग का मतलब था कि ए और बी जो है, ए और बी में कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कॉमन आ रही है, तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जोन सी चीज़ें मैचिंग वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, और बीच में इसके अंदर पड़ा हुआ है 0। इसका मतलब है 0 ए वाले सेट में भी है और बी वाले सेट में भी है, तो हमने इस हिस्से को शेड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास है ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, मैंने ए को बी के अंदर बनाया है। ठीक है, ए बी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में वो हिस्सा आएगा जो ए और बी दोनों में है, तो हम इसीलिए इस वाले हिस्से को शेड करेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह आपने इसमें डिस्क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके पास है बी सबसेट ऑफ ए, तो ये देखें बी ए का सबसेट है। ठीक है, और हमने सिर्फ इस हिस्से को शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो दोनों में चीज़ कॉमन हो, तो सिर्फ बी है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हमारे पास पहले मतलब ए माइनस बी, पहली कैटेगरी हमारे पास है डिसजॉइंट, मतलब ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब देखें, ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए आएगा, सिर्फ बी के सारे एलिमेंट्स निकाल दो। हमने पढ़ा था ना कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। बी को निकाल दिया, सिर्फ ए वाला हिस्सा शेड कर दिया। उसके बाद अगर वो ओवरलैपिंग है, ठीक है, अगर वो ओवरलैपिंग है मतलब ए और बी ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये तो बी के अंदर आ रहा है, तो हमने वो ए माइनस बी में से वो सब निकाल देनी है जो बी में है, तो खाली ये बाउंड्री वाला हिस्सा शेड होगा। ठीक है, ए बी ये हिस्सा दोनों में पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ वो चाहिए जो ए में है, इसीलिए हम ये वाला हिस्सा शेड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए तो बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो ए माइनस बी में क्या, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ए तो पहले से बी के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी नहीं हिस्सा शेड होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चौथी इसकी टर्म है ए बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, आपने ए माइनस बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स आए लेकिन बी के नहीं आए, तो बी को छोड़ के, ये देखें बी अंदर पड़ा हुआ है, ए बाहर है। ठीक है, बी को छोड़ के ए वाला सारा हिस्सा हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसी तरह अब हमारे पास है बी माइनस से। ठीक है, अब देखें डिसजॉइंट सेट्स हैं, हमने बी में से ए को निकालना है, तो बी का हिस्सा शेड हो गया, ए निकल गया। ठीक है, अब ओवरलैपिंग सेट्स हैं, हमने खाली बी वाला हिस्सा शेड करना है, ए वाला बाहर निकाल देना है। अगर ए बी का सबसेट है, ए बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो बी माइनस ए में खाली ये बी वाला हिस्सा शामिल होगा, ए वाला नहीं होगा। इसी तरह बी माइनस ए में अगर बी ए का सबसेट है, अगर बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप बी में से ए को नहीं निकाल सकते क्योंकि बी पूरा ए के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमारे पास से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। ठीक है, पहला है कि अगर ए बी डिसजॉइंट है मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो नंबर ऑफ सेट्स इन ए यूनियन बी, ये एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ए यूनियन बी में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं और बी में 5 है, इन दोनों को प्लस करें 11 आता है, तो ए यूनियन बी में भी 11 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद जी जो अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद जी अगर ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के, क्योंकि ए बी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये फॉर्मूला है। और अगर बी ए का सबसेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए के, क्योंकि बी ए के अंदर पड़ा हुआ था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के इक्वल होंगे। उसके बाद जी अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो खाली होगा वो और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में पड़े होते हैं। अगर बी ए का सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी ए के इक्वल होगा क्योंकि बी ए के अंदर पड़ा हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसके इक्वल ही है। अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी बी के इक्वल आएगा। उसके बाद हमारे पास है अगर ए बी वही डिसजॉइंट सेट्स है तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, ए के, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये फॉर्मूला है। अगर ओवरलैपिंग है तो नंबर ऑफ जो ए माइनस बी है वो एन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी 5 के इक्वल आएगा। अगर बी ए का सबसेट है तो ए माइनस बी 5 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है, सॉरी ए माइनस बी 5 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए बी डिसजॉइंट है तो बी माइनस से बी के इक्वल होगा, और अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी माइनस से 5 के इक्वल होगा, और अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो बी माइनस से 5 के इक्वल होगा। आप लोग अगर सिंपल यही फॉर्मूलास याद कर लेंगे ना तो आगे क्वेश्चंस में बेसिक यही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारी आ जाती है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। अब देखें वही चीज़ है, ए सबसेट ऑफ बी है तो देखिए ए किसके अंदर पड़ा हुआ है, बी के, और ए यूनियन बी करना है तो दोनों हिस्से शेड हो गए, ठीक है। अब ए सबसेट ऑफ बी है, ए बी में पड़ा हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है खाली ये वाला हिस्सा आपने शेड करना है। उसके बाद है अगर बी ए का सबसेट है, ठीक है, इसका मतलब बी किसके अंदर पड़ा हुआ है, ए के, तो ए यूनियन बी का मतलब है सब कुछ आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सिर्फ बी वाला हिस्सा आएगा। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब देखें अगर आपने ए को रिप्रेजेंट करना है, सिंपल ए को, तो वो कौन सा हिस्सा आता है, खाली ए वाला, ये वाला, ठीक है। अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा आता है, ये मैंने ए को किया और यहाँ पर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को कर रही हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में आता है ए को छोड़ के बाकी वाला हिस्सा आप कर लें, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये दोनों हिस्से शामिल होंगे, इसलिए हमने पूरा शेड किया हुआ है। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी में दोनों चीज़ें शेड कर दी। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी शेड नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैपिंग का मतलब है कि उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, तो ए यूनियन बी में दोनों सेट्स आ जाएंगे शेड, और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये कॉमन वाला पार्ट आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमने शो करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए वेन डायग्राम से, ठीक है। ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, इनमें हमने उसको करना है, ठीक है। पहली कंडीशन थी ए और बी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में था कि उनके दरमियान कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ए और बी कॉमन फैक्ट। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ ए वाला हिस्सा आएगा, बी वाला पूरा निकाल दें। बी माइनस ए में आएगा, सिर्फ बी वाला हिस्सा शामिल होगा, ए वाला निकाल दें। अगर ए बी का सबसेट है, अब देखिए ए बी के अंदर पड़ा हुआ है तो आप ए में से बी को निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ए तो पूरा का पूरा बी में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बी माइनस ए निकालना है तो बी वाला हिस्सा हम शामिल कर लेंगे और ए वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ हम ये बी वाला हिस्सा शामिल करेंगे, ए वाला नहीं करेंगे। इसी तरह अगर बी ए का सबसेट हो, अब बी ए के अंदर पड़ा हुआ है तो अगर बी ए के अंदर पड़ा हुआ है तो ए माइनस बी में, ठीक है, हम ए वाला हिस्सा शामिल कर लेंगे, बी वाला निकाल देंगे। और इसी तरह बी माइनस ए में
हम बी वाला यहीं रह, सब कुछ खाली रहेगा क्योंकि बी तो ए के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशंस ए एंड बी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखिए ये उन्हीं प्रॉपर्टीज में से है जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। ए यूनियन बी ए के इक्वल कब होगा? जब बी ए के अंदर पड़ा होगा। देखें जब बी ए के अंदर पड़ा हुआ है तो जब आप बी यूनियन ए लेंगे तो वो जाहिरी बात है किसके इक्वल आएगा? ए के, क्योंकि ए तो बी के अंदर पहले ही पड़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये है मेरे पास ए और बी है मेरे पास 1, अब देखें 1 2 के अंदर पड़ा हुआ है तो ए यूनियन बी देखें आपके पास क्या आएगा? 1 2। तो ये देखें ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए के। इसी तरह अब आपके पास है ए यूनियन बी किसके इक्वल है? बी के। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ए बी का सबसेट हो, ठीक हो गया। उसके बाद ए माइनस बी ए के इक्वल कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। अब देखिए जब ए और बी के बीच में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? खाली ये वाला हिस्सा शेड होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल कब होगा? जब बी ए का सबसेट होगा, ठीक हो गया। आप देखें बी ए के अंदर पड़ा हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपने निकालना है तो कौन सा हिस्सा? अब देखें ये ए है और इसके अंदर बी पड़ा हुआ है, तो अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना जो चीज़ दोनों में कॉमन हो तो खाली बी वाला हिस्सा शेड होगा, इसीलिए इफ़ बी सबसेट ऑफ ए। अब एन ए यूनियन बी किसके इक्वल था? अच्छा एन ए यूनियन बी इस चीज़ के इक्वल कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। और एन ए इंटरसेक्शन बी ए एन इंटर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल कब होगा? जब ए बी का सबसेट होगा। ये सारे आंसर अब पीछे प्रॉपर्टीज से लिए गए हैं। ए माइनस बी ए के इक्वल कब आएगा? जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा या फिर बी एम्प्टी होगा, ठीक है। इसी तरह एन ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी खाली होगा तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ए यूनियन बी यू के इक्वल कब होगा? जब ए इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है? यू के, ठीक है। तो ए की सूरत है अगर ए बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा तभी बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल आएगा। इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन ए ये हमेशा होल्ड करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सेट्स की, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के इक्वल कब आएगा? जब बी ए के अंदर पड़ा होगा। और इसी तरह यू माइनस ए फाई के इक्वल कब आएगा? जब ए यू के इक्वल होगा। अगर ए यू के इक्वल होगा तो यू माइनस यू एम्प्टी होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू की वैल्यू दी हुई है, 1 का सेट दिया हुआ है, बी का भी सेट दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है। हमने लिस्ट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग सेट्स के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वो हमने निकालने हैं। अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था यू माइनस ए, तो आपने सबसे पहले यू लिखा माइनस फिर ए लिखा, ठीक है। ये हमारा यू है और ये हमारा ए है। यू में से ए को निकालने का मतलब है यू की एलिमेंट्स में से ए वाले कट कर दें। 1 आ गया, 2 ए में है निकाल दें, 3 आ गया, 4 ए में है निकाल दें। इसी तरह 6 भी निकल गया, 8 भी निकल गया, 10 भी निकल गया, तो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को निकाल दें। यू लिखा माइनस बी, अब 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, 5 भी निकल गया, बचा क्या? 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो भी यूनियन बनेगा इसका वो यही है। सारे एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 4 5 6 8 9, कोई भी रिपीटिशन नहीं करनी। ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस बी, ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दें। 2 मैच हो रहा है, निकल गया। उसके बाद 4 भी मैच हो रहा है, निकल गया। ये 6 8 10 तो नहीं इसमें आ रहे, नहीं, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है जो चीज़ दोनों में कॉमन है, और 2 4 6 8 10 और 1 3 5 7 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी आ गया। यहाँ पर है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकलेगा? यू माइनस ए, ठीक है, और वो हमने ऊपर निकाला हुआ था 1 3 5 7 9, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से सी को माइनस कर दें। यू के एलिमेंट्स लिखे, सी के लिखे, 1 मैच हो गया काट दें, 3 मैच हो गया काट दें, 5 भी कट गया इसमें से, 7 भी कट गया, 9 भी कट गया। हमारे पास रह गया 2 4 6 8 10, ये वाले सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका और इसका, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा यूनियन ये सी कॉम्प्लीमेंट लिखा, जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो सब यहाँ लिख दें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास था 1 3 5 7 9 और सी की वैल्यू भी हमारे पास है। इन दोनों का यूनियन ले लें, सब कुछ सेम है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से यू को निकाल दें, तो जब सब कुछ निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी आ गया। अब हमारे पास है यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू फॉलोइंग, हमने इनकी वेन डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को निकाल दें, तो मैंने यू के सारे एलिमेंट्स कलर कर दिए, ए को निकाल दिया है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू का मतलब है, अब देखें जो ए होता है ना वो असल में यू का सबसेट है, कोई भी ए बी इसके अंदर आएंगे वो सब यू के ही सबसेट है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, जाहिरी बात है सिर्फ ए वाला सेट आ रहा है। उसके बाद ए यूनियन यू, ए और यू सबका यूनियन आ गया, सब कुछ शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन फाई, वो ए के ही इक्वल आता है, मतलब सॉरी ए यूनियन फाई, ये ए के ही इक्वल आता है, तो आपने खाली ए वाला हिस्सा शेड कर देना है। उसके बाद फाई इंटरसेक्शन फाई फाई, तो हम लिख कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हम ये हिस्सा एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास है वेन डायग्राम शो करें, ये प्रूफ करने के लिए कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी सी के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से समझने हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा लाइंस बना बना के भी दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखें ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए में से बी को निकाल दें। ये दो बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कॉमन चीज़ है, मतलब ये ए की भी है, ये बी की भी है। ठीक है, आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को निकाल दें, तो आपने खाली ए वाला हिस्सा शेड करना है इस तरह, बाकी सारा हिस्सा छोड़ देना है। ए माइनस बी आपके पास आ गया। उसके पास आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी सी। पहला स्टेप हम निकालेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, अगर इसमें खाली बी पड़ा होता, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था बी के अलावा सब कुछ शेड कर दें आप। ठीक है, तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने ए के बी के अलावा, ये बी की पूरी बॉल के अलावा बाकी जितना हिस्सा है, ये ए के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। मैंने प्रूफ करना है ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी के अलावा, ये बी के अलावा बाकी सारा हिस्सा देखे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं। ठीक हो गया, ये सेपरेट रख दें। उसके बाद मेरा स्टेप है कि मैंने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी सी। अब ये देखें, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आई हैं, अब मुझे ए का इंटरसेक्शन भी चाहिए उसके साथ, तो वो खाली कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला, उसको मैंने वर्टिकल, दोनों लाइंस आ गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आना चाहिए। इसमें भी कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप हमारे पास है कि हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये गौर से देखें आप कि मैंने इसमें ए माइनस बी कैसे फाइंड किया, सिर्फ ए वाला हिस्सा मैंने शेड किया हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या फाइंड किया है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए माइनस बी वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा शेड कर दें। तो ये चीज़ थी ना ए माइनस बी, तो इसको छोड़ के मैंने बाकी सारा हिस्सा शेड कर दिया है। तो वो मैंने किस में शेड किया है, वर्टिकल लाइंस में, ताकि डिफरेंस पता चल सके। अब ए के ऊपर ना अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो लगी रहेंगी। ठीक है, उसको हमने हटाना नहीं है, वो मैंने नीचे तो लगाई थी, बट ऊपर मैंने इसलिए नहीं लगाई कि चलो पहले आपको ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का पता चल जाए। ठीक है, ये वाले हिस्से पे लाइंस लगी रहेंगी, मैंने अब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप 3 है मेरा कि मैंने ये जो वर्टिकल लाइंस वाला सारा हिस्सा, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके साथ निकालना है, इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी के साथ।
तो ऑब्वियसली फिर कौन सा हिस्सा आया, ये बी वाला। तो मैंने इसको इस वाली लाइन से शो किया है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में खाली बी है तो हमने बी को शेड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक हो गया। तो अब हमारी जो 2.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप सो कि आपको वेन डायग्राम स्पेशली अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। इन केस आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम हमारी वीडियो को आप साथ लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।